नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी 1857 एक प्रेम कथा। तो आइए सुनते हैं कहानी। हल्ला हो गया कि प्रताप की दुल्हन भाग गई। प्रभु नाई ने दलाली की है। वही गंगिया बेड़नी को ब्रज्जो यानी कि प्रताप की दुल्हन से मिलाने लाया था। प्रताप की माँ जार जार रोती है। बेटा फौज में है, बहू बेड़नी के संग चली गई, अकेली बूढ़ी, सब कुछ तबाह हो गया। काकी, तुमने गंगिया बेड़नी अपने घर देखी थी या कि रज्जू ही उससे मिलने सूर्य की कोठरी में गई? मिलन भेंट कहाँ हुआ? काकी के जेठ के बेटे रामदास ने पूछा था। काकी कुछ भी बताने की जगह रोने लगी। कुछ बच्चों और एकाध किशोर बालक ने जो बयान किया उसको रामदास ने घर के संरक्षक की तरह अपने विचार से समझा। उफ! गंगिया बेड़नी ने घर में प्रवेश करके जब रज्जो से आदर सम्मान पाया, रज्जो को गले लगा लिया। बहू बेड़नी के सीने से लगी हिलक हिलक कर रो रही थी, जैसे उसे अपने संकट में गंगिया का सहारा मिला हो। ऊपर से सूर्य ने अपना मत जड़ दिया। गंगिया, रज्जो यहां से फागों के बहाने ही छुटकारा पा सकती है। रज्जो ने ऐसे देखा ज्यों पूछ रही हो, गंगिया जिज्जी, तुम भी ऐसा ही मान रही हो कि हमें अपने संग बिठाकर निजी बातें कर रही हो, सो मीठी लग रही हो। रज्जो के प्रेम ने जो रंग यहां दिखाया है उससे सारे संबंध छत विक्षत हो गए। क्या बेड़नी पता लगाकर आई है कि रज्जो की घरेलू दशा क्या है? गंगिया ने अपने विचार उजागर किए। हम समझ रहे हैं, तुम्हारा कलेजा दरका हुआ है, भीतर ही भीतर लहू लुहान हो। होगी नहीं, चौतरफा जंग लड़ रही हो। पर रज्जो, जंग कहाँ नहीं है, आदमी की जिंदगी ही जंग है। देख रही हो फिरंग, जो आदमी को मार मार कर खून पी रहे हैं। राजा लोग अपनों को कुचल रहे हैं। मुसाहिब लोग जो कलाकारों की जान के दुश्मन हैं। बस एक हम ही जनी मानसे हैं जिनको कहीं टेक नहीं। गंगिया बेड़नी बातचीत के मामले में चतुर, जो कुछ रज्जो से कह रही थी सुना किसी और को रही थी। काकी जब रो धोकर हल्की हो गई तो उन्होंने रामदास को अपनी तरह से सारी बातें बताईं। बेड़नी का मन यहां तो हरगिज नहीं था लला। हमें तो ऐसा लगा कि उसके दिल में कोई गुम चोट है जो यहां किसी बात से दुख गई। यह बेड़नी कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, इसका पता रज्जो ने भी हमें नहीं बताया। उसने एक फाग कही थी, आउत भागवान के दौरे, कौन बसतना मोरे, मौत विशाल गाल भों भर के, जी में मदन हिलोरे। गंगिया बड़ी चालाक बेड़नी पूरी फाग नहीं कही। बोली, आगे फाग बड़ी रसीली है, पर यह फाग रस की गली से खूनी रास्ते की ओर मुड़ गई। अब इन फागों का समय कहाँ है रज्जो रानी? जगह जगह खूनी फागें खेली जा रही हैं। अब देवर भौजाई जीजा साली नहीं दिख रहे हमें, बागी सिपाही लाल रंग में भीगे पड़े हैं। बहू ने बात का रुख मोड़ दिया था। बोली, गंगिया, तुम इतने गहनों का क्या करोगी? जगह जगह नाचती हो, सोना रुपया बटोरती हो, गले में लड़ी तिदाना और जौमाला। गंगिया हंसने लगी थी, पर नजरें उदास सी। बोली, बखत बताएगा कि हम जेवर का क्या करेंगे। भगवान ने चाहा तो तुम भी देखोगी। अच्छा चलो, ईश्वरी महाराज की बनाई कोई फाग सुना दो। हमारे संग लिखा हुआ मोड़ा आया है, दर्ज कर लेगा। रज्जो ने तुरंत सास की ओर देखा था। गंगिया बेड़नी ने पहले तो अचंभे से देखा, फिर आधे घूंघट में बैठी रज्जो की ओर अपनी व्यंग भरी बोली छोड़ दी। तुम तो रानी पटरानी और सेठानियों की तरह डर रही हो। हमने तमाम राजकुल देखे हैं, वहां लूटी उठाई चुराई और जीती गई औरतें होती हैं। वे अपने मर्दों और बड़ी बूढ़ियों से थर थर कांपती हैं। डर का कारण होता है रेशमी उन्ना कपड़ा और सोने के गहनों के संग आराम, खाने के लिए मुफ्ती मलाई। तुम तो ऐसी नहीं हो, नहीं हो ना? बेड़नी की आंखों में क्या था जिससे रज्जो ने अपनी नजरें मिला दी?
वह कह रही थी, किसान औरत हो, दिलेर और मजबूत हो, तभी ना इलाके में अपना नाम कर दिया। प्रेम ही तो है कि हौसले से खड़ी हो, आगे भी हिम्मत कर सकती हो। रज्जो अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुख्यात, ईश्वरी के लिए मीरा का रूप। उसने बस बेड़ने से इतना पूछा था, आज ही तो नहीं जा रही तुम? गंगिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और रज्जो की हथेली को अपनी हथेलियों के बीच तौलने लगी, जैसे रज्जो की ताकत आंक रही हो। फिर बोली, जाना तो आज ही होगा। इतनी छोटी सी मिलन भेंट, भेंट तो भेंट होती है रज्जो। हमें जो मिलना था मिल गया। कोई सौगात दे दो अपनी निशानी। ईश्वरी महाराज ने तो जिंदगी ही दांव पर लगा दी तुम्हारे लाने। तुम अपना कुछ भी नहीं छोड़ पाई। यह बात सिर्फ प्रभु जानता है कि उस रोज रज्जो की क्या दशा थी। सौगात, जिंदगी और दांव। रज्जो भौजी ऊपर से शांत थी, मगर एक अज्ञात दहशत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंगिया क्या कहना चाहती है? क्या छोड़ने को कह रही है? उस समय तो रज्जो आशंका की मारी गंगिया के पास से दूर हो गई। अपने घर का दरवाजा अच्छी तरह भेड़ लिया और किवाड़ों पर बेड़ा लगा दिया। सोचा, अब कोई यहां नहीं आ सकता। गंगिया सौगात मांगने आएगी, वह दरवाजा नहीं खोलेगी। यह घर जिसमें ईश्वरी फगवारे के जाने के बाद उसे घुटन होती थी, यह घर उसे पति का दिया कैदखाना लगता था, आज कवच सा प्रतीत हो रहा है। भले कोई घर की दीवारें ढहा दे, प्रताप सिंह नामक पति का आंगन बचा रहेगा, जो उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। रज्जो बेसुध सी, मगर घर जाग रहा था। गंगिया बेड़ने की जाति बाहरी दुनिया में घूमती है, उसे घर की कद्र क्या? वह क्यों नहीं समझ पाई कि रज्जो में उड़ जाने वाली आदत होती तो फगवारे ईश्वरी के ही साथ चली जाती। तुम तो अपना कुछ भी नहीं छोड़ पाई। गंगिया की आवाज कानों के पर्दों से टकराती है और प्रियतम ईश्वरी की आवाज में बदल जाती है। बड़ी कशमकश है। रज्जो गंगिया के साथ माधोपुरा से भाग गई। यह खबर सुनी तो ईश्वरी नामक प्रेमी को विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना मत रहा है कि जिंदगी में उम्र के अनुसार आदमी अपना लक्ष्य तय करता है। रज्जो के गृहस्थ के दिन थे, उसे वानप्रस्थ धर्म ने कैसे उकसा दिया? जब वे रज्जो से मिले थे तो उसकी उम्र निखालिस प्रेम करने की थी, जो कि उसने किया। भाग जाना, घर से भाग जाना, ऐसा तो उन्होंने प्रेम के उस शिखर पर भी नहीं सोचा था, जब वे मिलने के लिए रात रात भर रोया करते थे। वे बुलाते थे, रज्जो सुनती नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ? ईश्वरी की अनुराग भरी आंखों में ऐसा आहत भाव उभरा कि एकदम चुप्पी सी साधे देर तक बैठे रहे। उनके मित्र धीरे पंडा भी व्याकुल हो गए। वे जानते थे ईश्वरी ने रज्जो से ब्याह नहीं किया, मगर मन से मन का वरण तो हुआ है। रज्जो कहाँ भागी? आजकल राजाओं, रजवाड़ों और जागीरदारों की अजीब हालत है। अंग्रेज बहादुर ह्यूरोज अभी झांसी में नहीं घुस पाया। रसद, हथियार और घोड़ों को बागी सरदार रोके हुए हैं। जब माल मिले तो फिरंग बहादुर आगे बढ़ें। झांसी पर कब्जा किए बिना अंग्रेजों की फतह नहीं हो सकती। धुरी की ताकत है झांसी राज्य में और खिंचाव की डोर है लक्ष्मीबाई और उसके सहयोगी साथियों के हाथों में। जद्दोजहद जैसे रस्साकशी। लोग कभी ईश्वरी, जो आबादी बेगम की जमींदारी में छिपे पड़े थे, सुन रहे थे अपनी प्रेम प्रेमिका रज्जो के और बाहर मचे घमासान के बारे में। एक अजूबा सामने आया, वह था देशपत दीवान के रूप में। यह व्यक्ति अंग्रेजों की फौज का दीवान बगावत कर बैठा, मगर उस बागी से रज्जो का क्या वास्ता? यह बात तो सभी जान रहे हैं कि झांसी की रानी ने औरतों की सेना बना ली है। तीर तलवार चलाने का प्रशिक्षण देकर अच्छी खासी जनानी फौज खड़ी कर ली है। मगर रज्जो फौज में? ईश्वरी सन्न रह गए थे। उनके हिसाब से यह उनकी कमनीय कला पर प्रहार था। रज्जो वहां आखिर क्या करने गई है? वह तो डरपोक इतनी थी कि पत्ते खड़के, शाखें साए साए करे तो उनसे लिपट जाती थी।
अंधेरे में चलती गिरकर घुटने फोड़ लेती। और आज खबर आ रही है कि ऐसी औरतें छोर अछोर रास्तों पर कहीं भी पहुंच जाती हैं। चलना रज्जो के लिए नशा जैसा है। वह चट्टान जैसी पहाड़ी पर चढ़ी चली जा रही थी। नंगे पांव थी, लहूलुहान पंजे और घायल एड़ियां, चेहरा दर्द से बेजार। उफ! लोक कवि की भावनाएं जो रज्जो के शोभा श्रृंगार के लिए थीं, क्या प्रेयसी उनकी भावनाओं को ऐसे ही मटिया मेट करती चलेगी? शायद नहीं, वह कवि की खोज में ही मारी मारी फिर रही है। लोक कवि ईश्वरी ने अपना मत दावे के साथ प्रकट किया। प्रभु था कि बिना पूछे ही आगे बताने लगा। महाराज, आगे वे दोनों जनी झिंझिनी गांव की तरफ चली गईं। कहती थीं उनकी जरूरत देशपत दीवान को है। देशपत? अरे नहीं, वह तो औरत जात की परछाई से भी नफरत करता है। अपने दल के सिपाहियों को बरसों घर नहीं जाने देता कि कहीं उनकी औरतें उन्हें भरमाकर मकसद से न भटका दें। सही है उसकी धारणा। रज्जो को ही देख लो, उसका आदमी फौज में गया और हमें यहाँ गुप्त निवास में रहना पड़ा। वह घर से भाग ली, वह भी बेड़नी के संग। रज्जो चली गई, ईश्वरी का जीवन थम गया। उन्हें क्या पता कि रज्जो कहाँ आ गई। प्रेमी की खोज में मीरा सी दीवानी होकर निकली थी, बियाबान में भटक रही है। पेड़ों की सघन दीवारों के बीच पहाड़ी आंगन खुले हुए हैं। सन्नाटा ऐसा कि छोटी सी खांसी या छींक चौंकाने की हद तक गूंजे। रात का अंधेरा और आग की लपटों भरा कुंड, चारों ओर बैठे आदमी बुतों की तरह लग रहे हैं। आदमियों के चेहरे और हथियार नाचती हुई लपटों की रोशनी में चमक जाते हैं। रज्जो ने अनायास ही यह बात सोच ली कि हो न हो ईश्वरी यही हो। गंगिया उनकी फागों की मुरीद फगवारे को यहाँ छिपाकर रख रही हो, क्योंकि धौर्रा के मुसाहिब जू की नजर हर कहीं है। मुसाहिब ईश्वरी की फागों का बैरी ईश्वरी को उचक्का और बदमाश मानता है, क्योंकि उसकी बेटी फागों की दीवानी होकर बाप के घर बगावत कर बैठी। गंगिया ने कहा भी था, गाते गाते आदमी लड़ने लगता है। आल्हा का जन्म गीत संगीत से निकलकर जंग में जा मिला। सब कुछ सोचा, मगर वहां बैठे लोगों की दाढ़ी मूछों की बेतरतीबी ही डराने लगी। निश्चित गंगिया उसे उड़ाकर लाई है। सास ने कहा था, बेड़नी को कोई बेड़नी जैसी ही चाहिए, आगे इसकी उम्र ढलने वाली है। अभिवादन बड़ी बड़ी मूछों वाले पगड़ीदार आदमी में खास बात है। वह सबको एक एक करके गौर से देख रहा है, जैसे गिनती कर रहा हो। इतने लोग और चुप्पी बेहिसाब। गंगिया ने क्या सोचकर कहा था कि घर से निकली औरत पिंजड़े की मैना जैसी होती है। लौट तो नहीं पड़ोगी रज्जो रानी। कैसे बताती घर का सुख फगवारा अपने साथ ले गया। मीरा से राजमहल जिसने छुड़वाया, उसी ने मुझसे घर छीन लिया। एक आशा आंचल की गांठ में बंधी है कि वह कहीं ना कहीं मिलेगा। गंगिया 10 कदम चलकर झुरमुट में गई। रोटियों की पोटली लेकर वापस आई। 4-4 रोटी और चटनी बांटने लगी। आधी रात के समय रोटी। रज्जो अपने हाथ पर धरी रोटी देखती रह गई। अरे, इतनी ढेर रोटियां आज कहां से आईं? पगड़ी वाले ने पूछा। किसान आए थे बसारी गांव से। रोटियों के अलावा आटा और दाल भी दे गए हैं, कद्दू और आलू भी, नॉन मिर्च घना सब, गंगिया ने बताया। किसानों के घर इतना सब है? काली मूछों वाले ने पूछा। वे कह रहे थे लूट कर लाए हैं। वाह, पर आजकल कौन लुटेरा नहीं है। जरूर अंग्रेजी फौज की रसद जा रही होगी। बेचारा हीरोज कब तक सागर स्टेट में पड़ा रहेगा। दद्दा, डाकुओं का डर फिरंगियों को बहुत है। देख लो, रसद को 50 सिपाही रखाते हुए जाते हैं। गोरे ज्यादा खाते नहीं, गाड़ कर धर देते हैं कि देसी लोगों को खाने को न मिले, वे कमजोर होते होते मर जाएं। पर हम मरेंगे नहीं, दद्दा यानी देशपत दीवान ने कहा। हम बैलगाड़ियों से ही फिरंगियों के रास्ते रोक देंगे। गांव के किसान बंदूक छीनने में माहिर हो गए हैं। हथियार ऐसे ही जमा होंगे।
हथियारों की जरूरत है। रज्जो ने ऐसी बातें सुनी तो लगा कहीं अपने पति प्रताप के आसपास आ गई है। हथियारों की बातें सिपाही के सिवा और कौन करेगा? ईश्वरी के पास तो फागों के सिवा कुछ नहीं। उसने यकाएक लंबा घूंघट खींच लिया। घूंघट ने झिझक और भय कम कर दिए। लोग खाना खाकर चार चार टोली में रवाना हो गए। अब केवल देशपत, गंगिया और वह खुद थी। गंगिया के वार्तालाप से स्थिति का अंदाजा लगाने लगी। दद्दा, हम माधोपुर तक नहीं, महोबा के आसपास हमीरपुर की सीमा तक हो आए हैं। अपने कुंजल शाह का कहीं अता पता नहीं। आप कहो तो आगे जावें? वैसे उधर हम कितने ही दिनों तक राई नाच का पड़ाव डाले रहे। देशपत ने सब सुना, चिंता में पड़ गए और रज्जो के लिए हर बार फरेब की गांठ खुलती। फागे, राई नाच, गीत संगीत सब धोखा थे। ईश्वरी महाराज का तो यहां कोई नाम तक नहीं ले रहा। कौन है कुंजल शाह? क्यों खोज रही है उसे बेड़नी? देशपत क्यों लड़ रहा है अंग्रेजों से? इतनी बड़ी फौज, जैसी कि प्रताप बताता था, से ये लोग लड़ सकते हैं जो अभी लूटी हुई रोटियां और चटनी खाकर गए हैं। देशपत ने गंगिया से पूछा, साजिंदों को किसी ने पहचाना तो नहीं? रज्जो फिर चौंकी। क्या साजिंदे साजिंदे नहीं थे? रज्जो की दुनिया बदलने लगी या फगवारे ने देशपत दीवान का रूप धर लिया? गंगिया कहती है, इस आदमी के मुरीद हो गए हम। लोग तो इन्हें जंगली कहते हैं, घने जंगलों में जो रहते हैं। यूं तो देशपत दद्दा फिरंगियों की फौज में थे, पर नाराज हो गए। नाराजी की बात ही थी कि फिरंगियों ने इनके गांव से लगान वसूली की मुनादी करा दी। इन्होंने अर्जी लगाई कि साहब बहादुर, मैं आपकी फौज में हूं, मेरे गांव पर सख्ती न बरती जाए। पर सरकार कहां माने। इसके बाद दद्दा ने कहा, जो झिंझिनी गांव से लगान वसूल करने आएगा वह जिंदा नहीं जा पाएगा। जब उनकी कोई बात नहीं सुनी गई तो दद्दा ने लगान वसूली के लिए आए 7 आदमियों को बंदूक से भून दिया और खुद फरार हो गए। दद्दा को जिंदा पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम धरा गया। रज्जो, हम तो अपने राग रंग के लिए रोते हैं। यह आदमी इंसाफ के लिए मरता है, अपनों के प्रेम में जूझ रहा है। रज्जो ने ऐसे देखा जैसे उसका वजूद इस पहाड़ की छाया में अदृश्य होने वाला है। गहरी सांसें लेकर खुद को सामान्य कर रही थी कि गंगिया की बातें सुन सके, क्योंकि अपने गांव के खूनी हमले एक एक करके याद आने लगे। अपन यहां क्या करेंगे जीजी? हकलाती हुई आवाज में उसने कहा। जो करेंगे सो सामने आ जाएगा। यह दद्दा की नई रणनीति है। हम काना और मुंद्रा की तरह काम करेंगे। लक्ष्मीबाई की सखियों सरीखे देशपत की सखी बनेंगे। रज्जो नए विद्यार्थी सी और गंगिया का आह्वान जारी। यह तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जो बड़ा फैसला करेगा। ऐसी बातें करके वह ईश्वरी के बारे में पूछताछ करना भुला देती। आगे कहती जाती, तुम्हें यहां न लाती तो गांव में अपनी प्रीति पर रोती रोती तुम बासी हो जाती, सड़ जाती, फिर तुम्हें ईश्वरी भी नहीं पूछते। और देशपत ने ऐलान किया, बिटिया, पहले घूंघट त्यागो। के साथ जो बातें छुपी हुई वे थी, मर्दन सिंह बानपुर के राजा अब अपने रंग महल में पतुरिया नहीं नचाते, अब वहां गोला बारूद ढलते हैं। झांसी की रानी अब अफगान और पठान घोड़सवारों का खुद नेतृत्व करेंगी। ऐसी बातें सुनकर रज्जो सोचती, क्या मुझे ऐसा संसार मिल सकता है? और धीरे धीरे वह उन बातों को अपने माहौल से जोड़ने लगी। जब सुना कि हीरोज ने सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स संभाल ली है, यह फोर्स नर्मदा और यमुना के बीच क्रांतिकारियों को मार गिराने और कंपनी राज की बहाली के लिए है। मर्दन सिंह की सेना हार चुकी है। मर्दन सिंह, यह व्यक्ति रज्जो के लिए कोई राजा नहीं था, वह तो अपने मोहल्ले की लल्लू की बहू से संबंधित था। इसलिए वह बुरी तरह चौंक पड़ी और मुंह से निकला, इतना बहादुर आदमी कैसे हार सकता है? बिटिया, बहादुर ही हारते और जीतते हैं और बराबर लड़ते रहते हैं।
तुम भी तो लड़खड़ाकर ही अपनी जिंदगी को आबाद किए हो। फिर वही हुआ कि सागर वाला रास्ता खुल गया, खतरा बढ़ गया। मगर गौर करने लायक बात यह थी कि अकेले देशपथ में गजब का हौसला है। फिरोज की फौजें सारे बुंदेलखंड में फैलने लगीं, मीलों लंबी फौजें। देशपथ अब अपने हर सिपाही को ललकार रहे हैं। नन्हे दीवान कुंजल शाह, विराग सिंह जैसे जवान अपनी अपनी दिशाओं में गए होंगे। गंगिया और रज्जो तैयार हो गईं, अपने दल की सक्रिय सिपाही। जोगनी यात्रा, देशपथ ने यही नाम दिया था उनके रण आह्वान को। जोगिनों के बाने में निकली दो स्त्रियां, कंधों पर मोटे कपड़ों की झोलियां और गंगिया के गले में मोटी डोरी के सहारे झूलती नगड़िया। रज्जो ने खड़तालें ले ली हाथों में, और उसके पास थे अपने प्रेमी लोक कवि ईश्वरी के फागों के तीर तरकश। ये हथियार कारगर होंगे, उसने देशपथ को भरोसा दिया। टोली दो जनियों की फागें गाती हुई घूमती, जैसा देखती देशपथ को इत्तला देती। बागियों के लिए खतरा बढ़ता, द्व्यर्थी फागें गाने लगती, जैसे गुइयां बच के जइये पाने, गली बंदी तोय लाने, राज कुराज परो बेराजी, कीखों दे उराने, गोर गैल घाट बूंद गओ है, बच बच के ई जाने। साथियों, बचकर निकलना, रास्ता बंद कर दिया गया है। राज ऐसा कुराज हो गया तो किससे शिकायत और गुहार करें। गलियों में बंदिशें हैं, घाट घाट पहरे लगे हैं। अब तो मौका देखकर ही निकलना। क्रांतिकारी इस बोली को समझने लगे थे। रज्जो और गंगिया के संकेतों का इंतजार करते थे। इशारा मिलता तभी गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार होते। अपनी इस कर्तव्य साधना के चलते गंगिया बेड़नी के साथ साथ रज्जो कहां कहां से नहीं गुजर गई। छतरपुर, फाटा और गुरैया की पहाड़ियों, महोबा महोसानिया से लेकर फगो बावन चौकिया महल को छूने लगती। धूल धूसरित दीवारों के बीच उजली झनकारें, सुर और ताल का गजब संयोग कि रज्जो ने संगीत साधा था। वह रानी कमलापति की समाधि पर बैठकर अलख जगाने लगी, क्योंकि छतरपुर के पास से अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी निकलने वाली थी, जिसकी सूचना देशपथ का निजी सचिव विराग सिंह भी नहीं ले पाया था। रज्जो जान गई थी कि वह खुद कहां है। धुवैला महल के आसपास वीर बुंदेले छत्रसाल, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 252 लड़ाइयां लड़ी थीं, वही छत्रपाल बुंदेला देशपथ दीवान की श्रद्धा का पात्र है। रज्जो के भीतर मानो विजयी शमशीर की झंझनाहट भर गई। यह संस्कृति का अभियान अपनी तरह की रणभेरी, यहीं से रज्जो का प्रेम देश प्रेम का रूप ले गया। उसके लिए श्रृंगार की फागें बागियों को ललकारने के काम आने लगी, जिनकी गूंज आबादी बेगम के तहखाने में छिपे ईश्वरी कवि तक पहुंची। रज्जो बेड़नी का रूप, ईश्वरी तड़प उठे थे। देशपथ ने एक स्त्री का शील बिगाड़ दिया। धीरे पंडा समझाते, प्रेम में ही तो रज्जो ने सारे बंधन तोड़ डाले हैं। यह वही रज्जो है जो लिहाज संकोचवश प्रेमानंद की कोठरी तक न आती थी। रज्जो की नई भंगिमाएं अपनी अंदरूनी धुन को घनी करती चली जा रही हैं। नेठम ही बागी हो गई। ईश्वरी कराहे, रज्जो में बागीपन पहले से ही रहा होगा, नहीं तो सिपाही की ब्याहता होकर तुम्हारे प्रेम में क्यों पड़ती। धीरे पंडा, रज्जो ऐसा कुछ कर जाएगी हमने सपने में भी न सोचा था। वह तो ऐसा कर गई जैसा करने की हमारी कभी हिम्मत न पड़ी। अब सोचो ईश्वरी, प्रेम उसने किया था कि तुमने? धीरे, दोनों ने, पर अपनी अपनी प्रीति की अपनी अपनी दिशा। हम यहां रह गए, वह युद्ध भूमि तक निकल गई। अब हमारे पास उसके लिए क्या है? वह बिछुड़ गई, फागिन नाता तोड़ गई। इन दिनों जब उसकी चर्चा हमारे आसपास रहती है तो कभी फाग भी सूझ ही जाती है। एक इच्छा यही है कि कोई हमारा यह संदेशा रज्जो को दे दे, तुमसे मिलन कौन विधि होने, पर के एक बिछौने, बातन बातन कड़े जात हैं जे दिन ऐसे नोने,
प्राणन के घर परी तलफना, नैनन के घर रोने। फिर पाई न पाई ईसुर, मानुष की जे जौने। धीरे पंडा ने फाग सुनी, रज्जों के लिए रची फाग। पर अब क्या कहते धीरे पंडा कि चर्चा ने कौन सा मोड़ ले लिया है। झांसी की रानी के युद्ध भूमि से काल्पी की ओर जाने के बाद रज्जो ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई है। नहीं, अपने आप नहीं बताएंगे धीरे पंडा। ईश्वरी फिर जीवित रह पाएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।